नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरशद महमूद चिश्ती नए तज्ज़ियात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं मौज़ूआत की तरफ। मिलिट्री इत्तेसाब एक लेवल तक हो चुका है। तहरीक इंसाफ बहुत सारा काम हो चुका है। इत्तेसाब के सिलसिले में 8000 अफराद गिरफ़्तार किए जा सके हैं। तकरीबन 150-200 रहनुमा गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। तकरीबन 200 जो रहनुमा थे वो पीटीआई को छोड़कर दूसरी जमातों में या सियासत से दस्तबरदार हो चुके हैं। तो पीटीआई के साथ भी यानी कि मामला किया जा चुका है कुछ ना कुछ। अब एक तीसरा बड़ा फरीक जिसका इत्तेसाब होना होगा और वो अभी तक उसके ख़िलाफ़ एक कदम भी नहीं उठाया गया, वो तीसरा फरीक जिसके बगैर ये कहानी मुकम्मल नहीं होती, वो हैं वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, ये लोग ज़िम्मेदार लोग हैं। 200 मुकामात पर 9 मई को आग लगाई गई, उनको जलाया गया, तोड़ फोड़ की गई। तो इन लोगों को हम बरील ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। इसके अलावा तमाम सूबों, इनके वज़राए आला या निगरान वज़राए आला, आईजी, डीजी, पुलिस, सीसीपीओ, ये ऐसे अफसरान हैं जो बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदार हैं सूबाई सिक्योरिटी के, सूबाई आर्मी तनसीबात इंस्टॉलेशन की हिफाजत डायरेक्ट इनकी ज़िम्मेदारी है। कैसे ये लोग जो हैं अपनी ज़िम्मेदारी से भाग सकते हैं? अब ये 3 पहलू जो मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों पहलुओं के ऊपर तफसीलन थोड़ा थोड़ा गौर करते हैं। 9 मई के यौम स्याह के हवाले से पाक आर्मी ने खुद इत्तेसाबी के अमल को जो आला तरीन इसकी मिसाल पेश की है, वो पूरी दुनिया में एक मिसाल बन चुकी है। इतना ड्रास्टिक रिएक्शन, इतना शदीद एक्शन यकीनन आर्मी के अंदर गलत सोच रखने वाले एहलकारों के लिए लम्हा फ़िक्रिया होगा। और अगर कोई एहलकार खिलाफ कानून हरकत करता है तो उसे अब 100 बार सोचना पड़ेगा, उसे अपना अंजाम सोचना पड़ेगा कि मेरा अंजाम क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि तअदीबी कार्रवाई में शफाफियत और कानूनी तकाज़े मुकम्मल तौर पर पूरे किए गए हैं। फ़ौजी एहलकार छोटे दर्जे का हो, आला दर्जे का अफसर हो या आला तरीन ओहदे का हो, बिला खौफ व ख़तर इत्तेसाब का अमल अंजाम दिया गया है। 9 मई को फ़रैज़ में गफलत पर मंदरजा झैल सज़ाएँ दी गई हैं। नंबर 1, 3 अफसरान बशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल को नौकरी से डिसमिस किया जा चुका है, बरतरफ किया जा चुका है। ये 3 अफसरान हैं जिनमें एक जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अफसर है। तो इन तीनों को डिसमिस किया जा चुका है। डिसमिस करने का मतलब क्या है कि इन लोगों को कोई पेंशन नहीं मिलेगी, इन लोगों को कोई कमीशन नहीं मिलेगी जो कि इकट्ठे पैसे मिलते हैं। जैसे आम एक क्लैरिकल दर्जे का मुलाजम है, 9वें स्केल का, 11वें स्केल का, उसको 25 से 30 लाख रुपए मिलते हैं। जो बड़े अफसर हैं उनको 40 से 50 लाख रुपए मिलते हैं। तो इस तरह आर्मी के अफसर जो हैं उनको भी बहुत बड़ी बड़ी यानी कि इकट्ठी रकूम मिलती हैं रिटायरमेंट के बाद, उसको कमीशन कहते हैं। इसके अलावा उनको पेंशन जो है, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक क्लर्क की इस वक्त जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन है वो तकरीबन 50,000 रुपये पर मंथ पेंशन बनती है। और लेकिन ये इतने बड़े बड़े आर्मी के जो अफसर हैं ज़ाहिर है इनकी पेंशन तो फिर लाखों में ही होगी। तो ये बात है कि
डिसमिस करने का मतलब यह है कि इनको ना पेंशन दी जाएगी, ना इनको कोई कम्यूटेशन वगैरह दी जाएगी, ना इनको इनका कोई सन या बेटी जो है उसको किसी महकमे में दाखिले के लिए या किसी इदारे में मुलाजमत के लिए कोई प्रायोरिटी दी जाएगी। क्योंकि टीचर सन हो, आर्मी पर्सनल उनका सन हो या पुलिस वाले का बेटा हो, तो उसको मखसूस शोबों में कुछ रियायत दी जाती है, कुछ रियायती नंबर दिए जाते हैं। तो ऐसा आदमी जिसको डिसमिस कर दिया जाए उसको फिर उसका कोई हक नहीं रहता, फिर वो कहीं और नौकरी भी किसी इदारे में नहीं कर सकता। तो ये बहुत शदीद रिएक्शन दिया गया। नंबर 2, अब 15 अफसरान ऐसे हैं जिनके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त कार्रवाई की जा रही है, बल्कि मुकम्मल हो चुकी है। इन 15 फ़ौजी अफसरान में से 3 मेजर जनरल हैं। मेजर जनरल क्या होता है? ये 3 स्टार जनरल होता है। ये आर्मी का दूसरा सबसे बड़ा ओहदा है। पहला बड़ा ओहदा 4 स्टार जनरल होता है, जो पूरी आर्मी में सिर्फ 2 ही होते हैं। एक 4 स्टार जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है और एक 4 स्टार जनरल जो है चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होता है। जैसे जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, वो भी 4 स्टार जनरल हैं, और जनरल आसम मुनीर साहब हैं, ये भी 4 स्टार जनरल हैं। इसके अलावा जितने भी इनके नीचे आते हैं वो सारे के सारे 3 स्टार जनरल हैं। यानी कि 3 स्टार जनरल एक बहुत बड़ा ओहदा है, जो लाखों में से कोई कोई बंदा यहाँ तक पहुँचता है। अक्सर लोग मेजर तक आके रिटायर हो जाते हैं या ब्रिगेडियर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर से आगे फिर कोई किस्मत वाला ही आता है। ब्रिगेडियर भी 1 स्टार जनरल ही होता है। तो ये लोग जो हैं 3 स्टार जनरल जो हैं वो 3 मेजर जनरल हैं, तो जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई तकरीबन हो चुकी है। 7 ब्रिगेडियर रैंक के अफसरान हैं जिनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, जबकि टोटल ये 15 अफसरान हैं। 15 ये और 3 वो, यानी कि 18 अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। बाकी इसका एहतसाब का अमल भी नीचे के लेवल तक जारी है। ये सज़ाएँ इतनी सख्त और इतनी शदीद सज़ाएँ ये ज़ाहिर करती हैं कि फ़ौज का निज़ाम जाग रहा है। कोई उनको कहे या ना कहे, उनका एहतसाबी अमल जो है वो अपनी स्पीड से, अपने अंदाज से जारी व सारी रहता है। और ये असूल है उनका कि जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी, और अगर गफलत की जाए तो फिर उतनी बड़ी सज़ा भी मिलती है। ये तो एक फ़रीक था। दूसरा फ़रीक आ जाता है जो PTI है। 10 मई को ISPR ने बावाला 9 मई के सानिया के बयान दिया था कि दुश्मन जो काम 75 साल में ना कर सका, वो काम इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े गिरोह ने करके दिखा दिया है। यानी कि एक इक़्तिदार की हवस में मुब्तला सियासी लिबादा ओढ़े एक गिरोह, उसने ये काम जो 75 साल में दुश्मन नहीं कर सका, ये इन्होंने करके दिखा दिया है। तो ये वाज़ेह तौर पर इशारा PTI की तरफ है। इसके बाद आगे 10 मई को DG ISPR कहते हैं कि 9 मई को चेयरमैन PTI की गिरफ़्तारी पर, जो कि इस्लामाबाद में जुडिशल कम्प्लेक्स के पास हुई, मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी इमला को तनसीबात पर हमले करवाए गए और फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगवाए गए। इसका मतलब है कि ये प्री प्लान्ड प्रोग्राम था, जिसके मुताबिक आर्मी तनसीबात पर हमले करवाए गए और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 200 मकामात पर आर्मी इंस्टॉलेशन पर हमले किए गए। 200 मकामात पर। चनाचे पुलिस ने CCTV के ज़रिए हज़ारों शरपसंदों और उनके रहनुमाओं को गिरफ़्तार कर लिया है। अब इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। तकरीबन 150 से ज़्यादा PTI के रहनुमा तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं और इससे ज़्यादा जो रहनुमा हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। तकरीबन 8000 के करीब, खान साहब तो कहते हैं कि 10,000 है, लेकिन मेरे ख्याल को 7-8 हज़ार के करीब जो हैं
वो इस वक्त गिरफ़्तार शुदा है। उसमें आम कारकुन भी शामिल हैं और जो क़यादत है वो भी शामिल है। इम्कान है कि चेयरमैन PTI भी ईद उल फितर के बाद मिलिट्री ट्रायल उनका भी इम्कान है कि शुरू हो जाए। अब दूसरा फरीक भी हो गया। अब तीसरा और आखिरी फरीक जो इस सिलसिले में मुलव्वस है वो है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें। निगरान हुकूमत पंजाब ने एक हैंड आउट में बताया है कि 9 मई को मुश्तिल हजूम ज़मान पार्क से लेकर जिन्ना हाउस को आग लगाने तक मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जाता रहा। ये स्टेटमेंट बज़ाते खुद इकरार जुर्म है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जुलूस जिन्ना हाउस की तरफ बढ़ता रहा, जिन्ना हाउस की तरफ जुलूस बढ़ता रहा, लेकिन उसको रोकने, उसको मुंतशिर करने या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की बिल्कुल कोई कोशिश नहीं की गई। लाहौर के कैंट का मेन गेट बिल्कुल वीरान था। एक भी सिपाही, एक भी फौजी सिक्योरिटी एहलकार वहाँ नहीं था। यहाँ मुश्तिल हजूम कैंट के अंदर 5:27 पर दाखिल हो जाता है। 5:27 पर जो जत्थे हैं, तकरीबन वो 30-35 के करीब लोग थे, वो मेन गेट के ज़रिए अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर जिन्ना हाउस तक काफ़ी रास्ता है। रास्ते में बिल्कुल कोई मज़ामत नहीं है, कोई बंदा रोकता नहीं, टोकता नहीं। ये लोग अपने तरीके से तबाही बर्बादी करके चीज़ों को तोड़ते हुए, मुख्तलिफ मानूमेंट्स की बेहुरमती करते हुए ये लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोई सिक्योरिटी एहलकार, कोई डंडा बरदार फोर्स, कोई मुसल्ला फ़ौजी एहलकार, कोई पुलिस एहलकार, कोई रिस्पांस फोर्स का कोई एहलकार कहीं पे नज़र नहीं आता, क्योंकि ये जितने जत्थे भी अंदर दाखिल हुए, जितने लोग भी अंदर दाखिल हुए 35-40 के करीब, सब गैर मुसल्ला थे। उनके पास आतिशीन असला नहीं था, किसी के पास पिस्तौल भी नहीं थी। सुना है वैसे कि एक को पिस्तौल कहीं से को पकड़ा है। बहरहाल या ये समझें आप कि उनके पास वाए डंडे और सोटियों के इसके अलावा कोई आतिशीन असला, कोई ऐसा जानलेवा हथियार उनके पास नहीं था। जबकि उनको रोकने के लिए बिल्कुल सिक्योरिटी वहाँ पर गायब थी, बिल्कुल किसी ने उनको रोका ही नहीं। वो बिला रोको चलते रहे और बेलाहर जिन्ना हाउस या कोर कमांडर हाउस, इससे ज़्यादा हसास जगह कौन सी हो सकती है? पूरे कैंट में जो कोर कमांडर साहब की जो बिल्डिंग होती है, रिहाइश होती है, उसमें उनके बाल बच्चा होता है, तो इससे ज़्यादा सेंसिटिव इमारत कौन सी हो सकती है? लेकिन अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर भी किसी ने मज़ामत नहीं की, इनको रोकने की कोशिश नहीं की, इनके ऊपर कोई फायरिंग वगैरह नहीं की। मैं समझता हूँ अगर 1-2 एहलकार भी होते, थोड़ी सी वाई फायरिंग करते थे, ये लोग भाग जाने थे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं था सिक्योरिटी की तरफ से। लिहाजा इन्होंने जिन्ना हाउस को 6:07 पर आग लगा दी। फौजी एहलकारों को अपनी गफलत पर, जो पूरे पाकिस्तान में 200 जगहों पर तोड़ फोड़ आग लगाई गई या फोड़ा गया, चीज़ों को गिराव जलाव किया गया, उसमें मुलव्वस गफलत के जो मुर्तकिब फ़ौजी अफसर थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। शरपसंद जिन्होंने जो कैंट के अंदर जो दाखिल हुए, वहाँ पर उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की, उनको भी गिरफ़्तार कर दिया और सज़ा के मराइल से उनको गुज़रना पड़ रहा है। इस वाक़े का तीसरा बड़ा ज़िम्मेदार, तीसरा और आखिरी ज़िम्मेदार जो फरीक आता है, वो वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं कि उन्होंने क्या किया। इनकी यकीनन अब बारी आने वाली है, क्योंकि इनसे पूछे बगैर ये कहानी मुकम्मल नहीं होती कि पुलिस को तकरीबन 150-200 बंदा जो है
वो कैंट के ऊपर नॉर्मल हालात में वहाँ पे उसकी ड्यूटी लगी होती है कैंट की हिफाजत के लिए, लेकिन उस दिन वहाँ पर कोई बंदा नहीं था। डीजी पुलिस, आईजी पुलिस, सीसीपीओ लाहौर और निगरान वज़ीर आला पंजाब इस जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ से बरीअल ज़िम्मा नहीं हो सकते, जिन्हें लम्हा बलम्हा मुश्तिल जत्थू की जनाह उसकी तरफ रवानगी का पता चल रहा था। इसके बावजूद गैर मुसल्लह अफराद जो थे उनको क्यों ना रोका गया। ईद के बाद ये 4 ज़िम्मेदार आला अफसरान को जवाब इसका देना पड़ेगा कि नॉर्मल हालात में तकरीबन 200-250 एहलकार हैं, वो लाहौर कैंट की सिक्योरिटी पर मुतय्यन होते हैं, क्विक रेस्पॉन्स फोर्स है। इस तरह से 9 मई को क्यों ड्यूटी पर एहलकार नहीं पहुँचे। 2:35 पर शरपसंद जमान पार्क से रवाना होते हैं। 6:07 पर जना हाउस को आग लगा दी जाती है। ये 3 घंटे 32 मिनट के सफ़र में रास्ता सिक्योरिटी इदारों से बिल्कुल खाली था। रास्ते में आने वाले तमाम चौक, लिबर्टी मार्केट, कोई रोक टोक नहीं थी, कोई वहाँ पे कोई पुलिस का कंट्रोल नहीं था, कोई वहाँ पे नाका नहीं लगाया गया था। लोग बड़ी आसानी से 3 घंटे और 32 मिनट में लाहौर कैंट में दाखिल होकर कोर कमांडर हाउस तक पहुँच गए। सवाल ये पैदा होता है कि 3 घंटे 32 मिनट अपने मुतय्यना जगह पर जो अहलकार थे जिनकी वहाँ पर ड्यूटी थी वो खुद ही नहीं पहुँचे, या निगरान हुकूमत पंजाब या पुलिस अफसरान की हदायत पर लोग जो वहाँ पे जिनकी ड्यूटी थी वो अपनी पोस्टों पर नहीं पहुँचे। वो खुद से नहीं पहुँचे या उन्हें कहा गया था कि वहाँ पे आपने ड्यूटी आज नहीं करनी। क्या वफाकी हुकूमत ने तमाम सूबों को कहा था कि शरपसंदों को ना रोका जाए? वफाकी हुकूमत जो है उसकी भी जिम्मेदारी है इंस्टॉलेशन की हिफाजत करना। तो क्या उन्होंने तो ये हदायत नहीं दी थी कि आपने फ़ौजी तनसीबात की हिफाजत नहीं करनी या इन शरपसंदों को नहीं रोकना? इस तबाही और बर्बादी का फ़ायदा बिलाखिर वफाकी हुकूमत को पहुँचता है, क्योंकि इसके बाद पीटीआई के ख़िलाफ़ एक जो क्रैकडाउन किया गया उसे पीटीआई टूट फूट कर रह गई है। उसके क़यादत मुकम्मल तौर पर डिस्पर्स हो गई है, मुंतशिर हो गई है, पार्टी छोड़ चुकी है, दूसरी पार्टियों में चली गई है और इसके एहलकारान भी हज़ारों की तादाद में कैदोबंद की सौकतें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो वफाकी वज़रा, इंतज़ामी वज़रा जो वफाकी वज़ीर थे, जैसे कि वज़ीर आज़म सबसे बड़ा इंतज़ामी सरबराह होता है, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ वगैरह, ये बड़े कलीदी ओहदों पर है। तो ये लोग जो है इन्होंने इस सिलसिले में क्या किरदार अदा किया? 200 मकामात जहाँ पे हमले किए गए, इन्होंने इस सिलसिले में क्या किया? क्या ये बेखबर है इससे? ये कैसे हो सकता है कि इनको ख़बर ना दी गई हो? तो फिर क्यों इन्होंने हिफाजती इक़दामात ना किए? लिहाजा इन वफाकी इंतज़ामी वज़रा को भी बिलाखिर मिलिट्री अदालतों में हाज़िर होना होगा, क्योंकि इसके बाद कहानी इसके बगैर मुकम्मल नहीं होती। ये कैसे हो सकता है कि पूरे मुल्क में 200 मकामात पर तबाही व बर्बादी का घिनौना खेल जारी हो, घिनौना खेल खेला जा रहा हो और वज़ीर उनको पता ही ना हो? वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा, ये लोग अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। इन्हें इस गिराओ जलाओ तोड़ फोड़, यादगारों की बेहरमती, अज़मत की यादगारों की तबाही व बर्बादी से इनको बरीअल ज़िम्मा किसी कीमत पर करार नहीं दिया जा सकता। इस मुल्क के खुदादाद की हिफाजत से वफाकी सतह पर पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान में सूबाई सतह पर जिस आला दर्जे की गफलत की गई, ये लोग अपने फ़रज़ अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। आर्मी तनसीबात की हिफाजत ना कर सके। यहाँ मैं एक मिसाल दूँगा गुजरांवाला कैंट की।
यहाँ शरपसंद आए, लेकिन जो जीजी रोड के ऊपर गेट है वहाँ से आगे नहीं जा सके। पहले वो नारे शारे लगाते रहे, बाद में 13-14 जब गाड़ियाँ ऑफिसर्स की आई हैं ना, ये जीटी रोड से गुजरावाला कैंट का जो एरिया है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, यानी कि 1.5 किलोमीटर बिल्कुल सेफ रहा। सिर्फ जीटी रोड के ऊपर हंगामा हुआ है। जीटी रोड के ऊपर से किसी ने शरपसंदों को अंदर की तरफ जाने ही नहीं दिया, गुजरावाला कैंट तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आई, उनको जीटी रोड पर ही रोक दिया गया। गो कि उन्होंने वहाँ पर थोड़ी बहुत ही तोड़ फोड़ की। बाद में 13-14 जब गाड़ियाँ आर्मी की आई हैं तो फिर उन्होंने वाई फायरिंग भी की है, कुछ 1-2 बंदे ज़ख्मी भी हुए हैं जो शरपसंद थे, फिर वो भाग गए, बात ख़त्म। कोई आर्मी इंस्टॉलेशन जो है इतना बड़ा नुकसान नहीं वहाँ पर हुआ। वहाँ पे हल्का फुल्का तो चलो होता ही है, लेकिन वहाँ पे तकरीबन आप समझें कि 99.9% खैरियत रही। ये गुजरावाला कैंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह से अगर दूसरे मुकामात भी कुछ ना कुछ बहुत ही नहीं को थोड़ी मज़ामत की जाती तो ये वाक़या, ये अलमिया किसी कीमत पर ज़ौर पजीर नहीं हो सकता था। जब आला फौजी ऑफिसर जैसे कि मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर्स और रिटायर्ड 4 स्टार जनरल के रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, पीटीआई को तितर बितर किया जा सकता है, 8000 रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ़्तार किया जा सकता है, पीटीआई के 102 अफराद आर्मी की तहवील में दे दिए गए हैं और शायद उनका आर्मी मिलिट्री ट्रायल जो है वो शुरू भी हो चुका है। जब ये किया जा सकता है तो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये बात उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि तीनों फरीकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी और ज़िम्मेदारान को उनके किए की सज़ा नहीं दी जाएगी। और उस वक़्त फिर इंशाल्लाह इम्कान है कि इसके बाद ऐसा कोई वाक़या जो है वो वकूफ़ पज़ीर, बल्कि मैं कहना कुछ सोच भी नहीं सकता। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिर्ज़ा अरशद महमूद आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।